रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं परी और राजा कैफ़े के अंदर आते हैं। यहाँ पर बाकी के लोग होते हैं जो सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग परी और राजा को सरप्राइज़ देते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंश बोल रहा होता है थैंक यू मुझे मामू बनाने के लिए। जयू बताती है कि जब हम लोग घर से निकले थे ना तो मैंने इनको बता दिया था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। परी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अंश बोल रहा होता है तुम लोगों को पता नहीं है किसी लड़की के लिए मामू बनना कितनी बड़ी बात होती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब बस जल्दी से बेबी गर्ल हमारे घर आ जाएगी। राजा तो बोलता है हम चाहते हैं हमारा बच्चा बस हेल्दी हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। इधर परी बोलती है बट वैसे तुम्हें बेबी गर्ल क्यों चाहिए। अंश बोलता है अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाऊंगा। इधर माही और ईशु बोलती है कि हमारे भांजे को बचाने के लिए हम लोग आ ही जाएंगे। अंश बोलता है अगर लड़की होगी ना तो मैं अपने बाल बढ़ा लूँगा, फिर मैं उसको अपनी चोटी बनाने दूँगा। और हाँ मैं मेकअप भी करवा लूँगा उसके लिए ताकि उसको मेकअप करना भी आ जाए। फिर अगर वो मेरे हाथों पे नेल पेंट लगाएगी ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो भी होगा ना वो मेरा फेवरेट होगा। ईशू बोलती है हमारा भी फेवरेट होगा। तभी यहाँ पर जयू बोलती है मेरा भी फेवरेट होगा। मैं खुद बेबी हूँ बट वो मेरा फेवरेट होगा। जयू बोलती है परी दीदी जब तक आपका बेबी आएगा ना तब तक तो मेरे न्यू टीथ्स भी आ जाएंगे। इधर परी इमोशनल हो जाती है। सब लोग देखते हैं कि परी रो रही है। अंश बोलता है क्या हो गया तुम रो क्यों रही हो। इधर जयू बोलती है सॉरी मैंने टीथ्स वाली बात ऐसे ही बोल रही थी, मैं किसी को काटूंगी नहीं। इधर राजा बोलता है बेटा हमें पता है आप तो सबसे अच्छी हो। अंश बोलता है बताओ ना क्या हो गया है। परी बोलती है कुछ भी नहीं, इतना सारा प्यार देखकर मुझे रोना आ गया और इतनी ज़्यादा क्यूट बातें कोई करता है क्या। राजा बोलता है ये तो खुशी की बात है ना परी, बेबी के आने के लिए हमसे ज़्यादा घर वाले भी कितने ज़्यादा खुश है। परी बोलती है आई लव यू। इधर ईशू और माही बोल रहे होते हैं कि हम भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अंशु बोलता है चलो अब रोना धोना बंद कर दो, अब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सब लोग साथ होते हैं। पंकु अकेला ही खड़ा होता है। तभी ईशू बोलती है पंकु तुम भी हमारे साथ आ जाओ। पंकु और सब लोग साथ होते हैं। यहाँ पर अंश गाना गा रहा होता है, डांस कर रहा होता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। परी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम प्रेम और राही को देखते हैं। उन लोगों को म्यूजिक की आवाज़ आ रही होती है। राही बताती है कि सब लोग वहाँ पर परी की प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रेम बोलता है तुम्हें वहाँ जाना है क्या। राही बोलती है एक पल के लिए तो सबको साथ देखकर दिल भर आया, लेकिन नहीं मैं वहाँ नहीं जाने वाली। प्रेम बोलता है राही परी अपने मायके जाना चाहेगी, उन लोगों के साथ सेलिब्रेट भी करना चाहेगी। वो अपने मायके जा सकती है, लेकिन परी का उन लोगों से मिलना और तुम्हारा उन लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा अलग है। राही अपसेट सी हो जाती है। वो लोग बस कानों की आवाज़ ही सुन रही होते हैं। इधर हम परी को देखते हैं जो दरवाजे की तरफ ही देख रही होती है। सब लोग बोलते हैं कि परी क्या हो गया है। परी बोलती है कि अब तक तो राही को आ जाना चाहिए था, म्यूजिक की आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई होगी। मैं मानती हूँ प्रेम गुस्सा है बट राही तो यहाँ आ सकती थी ना। हम सब लोग साथ में हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। इधर राजा बोलता है कि जब हमने सब लोगों को बताया तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। प्रेम भाई ने मुझे हक भी किया था। परी बोलती है प्रेम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है राही का दिल कर रहा होगा यहाँ आने के लिए। उसका काम में तो ध्यान भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन पता नहीं वो यहाँ क्यों नहीं आ रही। इधर इशू और माही बोलते हैं कि देखो राही यहाँ नहीं आ रही, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। उसको अच्छे से पता है यहाँ पर उसको कोई नहीं रोकने वाला, वो आराम से आ सकती है। इशू बोलती है प्लीज़ परी तू अपसेट मत हो। राजा बोलता है प्रेम भाई काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। पहले जब प्रेम भाई से बात करते थे तो वो प्यार से बात करते थे, लेकिन आजकल तो वो बस गुस्से में रहते हैं। परी बोलती है मेरे बच्चे को क्या ददियाल और ननिहाल दोनों का कंबाइन प्यार नहीं मिलेगा। माही बोलती है ज़रूर मिलेगा। माही बोलती है अनुमा बोलती है ना हवा हमेशा एक तरफ नहीं बहती, जब मौसम बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, तू बस पॉजिटिव रह। इशू बोलती है हमने अनुमा से वादा किया था ना कि हम सब लोग साथ रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल राही थोड़ी सी फाइट मूड में है, पर तू जानती है वो अनुमा से कितना ज़्यादा प्यार करती है। देखना राही जल्दी ही सॉरी फील करेगी और अनुमा के पास वापस आ जाएगी। परी बोलती है पक्का ना। ईशु और माही बोलती है हाँ पक्का। तभी परी अंश की तरफ देखने लग जाती है। अंश चुप सा होता है। माही और ईशु अंश की तरफ इशारा करती है। अंश बोलता है परी सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम बदलता है और जब तक तेरा बेबी इस दुनिया में आएगा तब तक मौसम बदल चुका होगा, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। और तू देखना जब तेरे बेबी का नामकरण होगा ना तो हम सब लोग साथ मिलकर डांस करेंगे। परी बोलती है राही और प्रेम के साथ मिलकर भी। अंश बोलता है कि हाँ। इधर इशू और माही भी बोलती है कि हाँ। परी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम राही को देखते हैं जिसका ध्यान सिर्फ अनु की कैफ़े की तरफ होता है। आगे हम देखते हैं अनु सब लोगों को खाना खिला रही होती है। इधर श्रुति प्रेम राही सामने ही होते हैं। श्रुति बोलती है कि अनुपमा क्या कर रही है। राही बताती है कि मम्मी खाना वेस्ट नहीं करती, जो बच जाता है गरीबों में बांट देती है। अनु सब लोगों को खाना परोस रही होती है। वो बताती है कि सर जब हम छोटे से थे अगर हमारे घर में चावल बच जाते ना तो माँ उनको सब्जी और जीरे का तड़का लगा देती, फिर वो बोलती है कि ये बिरयानी है।
फिर हमें समझ आया कि वो तो सिर्फ एक जुगाड़ू बिरयानी है और आज मैंने वही जुगाड़ लगाया है ताकि गरीबों का पेट भी भर जाए और हमें भी संतुष्टि रहे कि हमने ज़रा भी खाना वेस्ट नहीं किया है। ईशु बोलती है, इन सब की बातें सुनकर कितना अच्छा लगता है ना। दिग्विजय बोलता है कि हाँ बेटा, ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसे नहीं, पुण्य भी कमा लिया। ईशु बोलती है, बट अनुमा, हम इस खाने को कल भी तो सर्व कर सकते थे। अनु बोलती है कि बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन मैं अपनी कैफ़े में ऐसा नहीं करना चाहती। तभी राही को श्रुति की बात याद आती है। श्रुति ने बोला था कि जब तक हम कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रॉफिट कैसा होगा। अनु बोलती है, ईशु, हम बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, मतलब हम अतिथि को भगवान मानते हैं, तो क्या हम भगवान को कल का खाना खिलाएंगे, बासी खाना खिलाएंगे, उसका भूख लगाएंगे? ईशु बोलती है नहीं। अनु बोलती है, फिर हम हमारे कस्टमर्स को कैसे बासी खाना खिला सकते हैं? ईशु बोलती है, अनुमा, आपकी बातें तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन इतना खाना वेस्ट भी तो हो जाता है। अनु बोलती है, कैसे वेस्ट हो गया? इन लोगों को देख कितनी खुशी से खा रहे हैं। अंश बोलता है, अब कर ले बहस। ईशु बोलती है, मैं बहस नहीं कर रही थी, मैं बस अनुमा से पूछ रही थी। अनु बोलती है, खाना तन को लगने से पहले मन को लगता है, और जब खाना फ्रेश फ्रेश होता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर खाना पहले का बना कर रखा हुआ होता है तो उसकी थोड़ी सी स्मेल बदल जाती है, और हाँ, जब वो पेट में जाता है तो थोड़ा और भी बदल जाता है। लेकिन हम अपने कैफ़े के अंदर ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा खाना ही सब लोगों को सर्व करेंगे। दिग्विजय बोलता है, सावी भी बिल्कुल ऐसी ही बातें करती थी, अब मुझे समझ आ गया है उसने ये सारी बातें कहाँ से सीखी है। अनु बोलती है, सर देखो, मैं तो यही मानती हूँ, अगर हमें थोड़े से पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो उसके लिए हम दूसरों की सेहत को दांव पर क्यों लगाएं। देखो, लोगों को बाहर का खाना पसंद है, अगर हम उनको अच्छा खाना देंगे, फ्रेश खाना देंगे, तो फिर उन लोगों को अच्छा भी लगेगा, वो हेल्दी भी रहेंगी, तो वो बार बार हमारे कैफ़े के अंदर आएंगी, मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा। ईशु बोलती है, आपकी बात बिल्कुल सही है। इधर प्रेम, राही, श्रुति सब कुछ सुन रहे होते हैं। अनु अंश को बोलती है, सब लोगों को खाना परोसते हैं। इधर हम श्रुति को देखते हैं, वो बोल रही होती है कि अनुपमा है ना, ये सामने से नहीं तो फिर थोड़ा सा दूर रहकर भी ज्ञान देने लग जाती है। ये जो ज्ञान दे रही है, मुझे इसकी ये क्लासेस बंद करनी ही होगी। आगे हम तोशु को देखते हैं, जो कोठारी हाउस में आ जाता है। वो बोलता है कि मेरा आधा जीवन तो निकल गया है, वो तो ऐसा पल रहा, लेकिन मोरिबा, आप ही हैं जो मेरी परी के होने वाले बच्चे के जीवन को सफल कर सकती हैं। मोरिबा बोलती है, क्या कह रहे हो तोशु? तोशु बोलता है, इन दोनों को हमारे घर मत आने दीजिएगा। मोटिवा बोलती है कि तुम दोनों साहा हाउस गए थे। तोशु बोलता है कि तुम लोगों ने बताया नहीं इनको। वो बोलता है, मोटिवा वैसे छोड़िए, बच्चे हैं, भूल गए होंगे। मोटिवा, मैं नहीं चाहता परी के बच्चे पर मेरी मम्मी का साया पड़े। मैं आ जाऊँगा ना इससे मिलने के लिए यहीं पर। सब लोग बस तोशु को ही देख रहे होते हैं, इधर तोशु हंस रहा होता है। तोशु बोलता है, मोटिवा मैं फ़ोन करके आऊँगा, आप लोगों को बता कर आऊँगा, ऐसे ही नहीं आ जाऊँगा। मोटिवा बोलती है, राही थोड़ी सी सुधरी तो परी, तुमने अनुपमा जी के नाम का झंडा उठा लिया। इधर दोषु बोलता है कि परी बता ना इनको, तुझे मम्मी ने क्या बोला है? मम्मी ने तो ये तक बोल दिया, अगर बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चा मत करो। मोटिवा बोलती है, क्या? तोशु बोलता है, हाँ ऐसा ही बोला है। इधर कैथी बोलती है, नहीं, अनुपमा जी अपने बच्चों को ऐसे सलाह नहीं दे सकती। तोशु बोलता है, मैं अपनी मम्मी को बचपन से जानता हूँ, वो कुछ भी कर सकती है। परी बोलती है, हाँ पापा, आप सही बोल रहे हो, अनुमा कुछ भी कर सकती है। अनुमा ने एक डरी सहमी हुई लड़की को हिम्मत दी, जो उसके बाद माँ बनने के लिए तैयार हो गई है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी। पापा, अगर आप चाहते हो कि आपका ग्रैंड चाइल्ड स्ट्रॉन्ग बने तो अनुमा का होना मेरी पहली शर्त है। क्या थी राजा, ये लोग खुश हो जाते हैं। इधर परी बोलती है कि मैं अनुमा से मिलने के लिए जाऊंगी, सा हाउस भी जाऊंगी, अगर वो कैफ़े में रहेंगी तो कैफ़े में जाऊंगी, वो जहाँ रहेंगी वहाँ उनसे मिलने के लिए जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी प्रेगनेंसी है और मेरी ही मर्जी चलेगी। परी की ये बात सुनकर मीता और मोटिवा दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। परी वहाँ से चली जाती है, राजा भी चला जाता है। इधर तोशु बोलता है कि ये तो बच्चे हैं। तोशु बोलता है, मोटिवा मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ परी को आप मेरी मम्मी से दूर ही रखिएगा। इधर मोटिवा सोच रही होती है, मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि अनुपमा जी का हमारे परिवार पर असर हो। एक पीढ़ी तो बिगड़ गई है, हम अपनी नई पीढ़ी को नहीं बिगड़ने दे सकते। आगे हम देखते हैं, तोशु सा हाउस में आ जाता है। यहाँ पर किंजल और बा सामने ही खड़ी होती है। तोशु बोलता है कि आप दोनों को स्टैचू कौन बोलकर चला गया है, मैं तो ओवर भी नहीं बोलने वाला। तभी बा तोशु के पास आ जाती है। बा बोलती है, लेकिन मैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलूँगी। देख किंजल, ये तोशु है ना, अपनी बा के बारे में कितना सोचता है, कितना ख्याल रखता है मेरा। तोशु बोलता है, कहाँ सोचता हूँ? बा बोलती है, सोचता ही है, ये सोचता है ना, मेरी इतनी उम्र हो गई है लेकिन फिर भी मैं तेरे कान के नीचे सितार बजा सकती हूँ। किंजल बोलती है, पारी तो सा तुम कब सुधोगे? तोशु बोलता है, जब आदमी हारा थका घर आता है तो उसकी पत्नी उसको पानी पिलाती है, लेकिन यहाँ पर मेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा कर रही है और मेरी बा मुझ पर चप्पल चलाने के लिए तैयार है।
किंजल बोलती है तो शू परी प्रेग्नेंट है, तुम उसके ससुराल गए और वहाँ पर जाकर ये बोल कर आ गए कि परी को उसकी मायके मत भेजना। तुमने ये नहीं सोचा क्या कि वो मेरे लिए तड़पेगी, मैं भी अपनी बेटी को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए तड़पूंगी। तुम कैसे बाप हो? तो शू बोलता है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट बाप हूँ। प्रेग्नेंट औरत की फीलिंग्स जो है ऊपर नीचे होती रहती है। मैं अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं अपनी माँ का साया भी उस पर नहीं पड़ने दे सकता। बाप बोलती है सत्यानाश, तो शू बोलता है कि कैसा सत्यानाश? मम्मी से वो दूर रहेगी ना तो ही अच्छा है। बाप बोलती है तूने देखा नहीं क्या, परी यहाँ पर रोते रोते आई थी, लेकिन अनुपमा से बात करने के बाद वो हंसते हंसते यहाँ से गई है। तो शू बोलता है यही तो प्रॉब्लम है। मम्मी अगर एक इंसान को एक बार हंसा देती है ना तो उसको 100 दिन रोना पड़ता है। अगर परी ज़्यादा मम्मी से मिलती जुलती रही ना तो फिर परी पर ही गलत असर पड़ने वाला है। किंजल बोलती है परी पर तो बचपन से ही गलत असर पड़ता आ रहा है, वो भी तुम्हारा। तो शु बोलता है कि चुप रहो किंजल। किंजल बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो और मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। परी और मम्मी को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ना तो तुम और ना ही वो तुम्हारी मोटी बा। भाभी बोलती है कि हाँ, तुम उस मोटी बा की जाकर कान भरना बंद कर दो, वरना वो तो तुम्हें अपने घर में रखेगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से ज़रूर निकाल दूंगी। आगे हम अनु को देखते हैं जो लड्डू बना रही होती है। तभी यहाँ पर बापूजी आते हैं जो चाय लेकर आते हैं। बापूजी बोलते हैं कि चाय पी लो। अनु बोलती है कि मैं तो लड्डू बनाने में बिजी थी, वो चाय का टाइम तो भूल ही गई। बापूजी बोलते हैं कोई बात नहीं है। अनु बता रही होती है कि मैंने है ना इन लड्डुओं के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। इसमें गोंद, मखाना, सोट, अजवाइन वो सब तो है ही, साथ ही साथ पम्पकिन सीड भी है, खसखस, तरबूज के बीज और बादाम भी है। ये सब कुछ खाने के बाद परी का बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो गर्मियों वाले लड्डू है और उसके बाद मैं सर्दियों वाले भी बना लूँगी। बापूजी बोलते हैं कि हाँ, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, थोड़ी सी ज़्यादा बना ले, मैं भी खा लूँगा। अनु बोलती है कि बना लिए हैं, आप भी खा लेना। अनु बोलती है जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है उसके घर में लड्डू बनते हैं ना, तो जेंट्स लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उन लड्डुओं को खाने के लिए। बापूजी बोलते हैं अच्छा चाय पी ले। अनु बोलती है मैं इनको रख कर आती हूँ फिर चाय पीऊँगी। अनु वहाँ से जा रही होती है, तभी उसका पैर अटक जाता है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ दिग्विजय पहुँच जाता है जो लड्डुओं को भी नहीं गिरने देता और अनु को भी गिरने से बचा लेता है। दिग्विजय बोलता है इतना भारी डब्बा लेकर जा रही थी, किसी को आवाज़ लगाकर बुला ही लेती। बापूजी बोलते हैं कि हाँ, आगे से किसी को आवाज़ लगा लेना। अनु बोलती है कि जो आगे श्रीमान। इधर दिग्विजय बोलता है कि हाँ, इससे मुझे याद आया, जयू स्कूल चली गई है क्या? अनु बताती है हाँ। दिग्विजय बोलता है ये लड्डू परी के लिए बनाए हैं क्या? अनु बताती है कि हाँ। दिग्विजय बोलता है थोड़े से एक्स्ट्रा भी बना लेते, मैं भी खा लेता। अनु बोलती है कि हाँ, मैंने बनाए हैं एक्स्ट्रा, आप और बापूजी दोनों मिलकर खाना। दिग्विजय बोलता है मैं इस डिब्बे को रख देता हूँ और मैं कैफ़े जा रहा हूँ। बापूजी बोलते हैं अभी तो बहुत ज़्यादा जल्दी है, चल चाय पी के चला जाना। इधर दिग्विजय देखता है कि 2 ही चाय है, वो बोलता है कि मैं कैफ़े चलता हूँ। अनु बोलती है कि 1 मिनट आप यहीं रुकिए। अनु दोनों चायों में से थोड़ी थोड़ी चाय निकाल लेती है, बोलती है कि आइए सर, 3 चाय हो गई है। अनु बोलती है और सर, शेयरिंग इज नॉट बैड। सब लोग साथ मिलकर चाय पीते हैं। अनु, बापूजी और दिग्विजय तीनों साथ मिलकर चाय पीते हैं। वापस इन्हीं को देख रही होती है। आगे हम श्रुति को देखते हैं जो अपने कैफ़े के अंदर आ जाती है। वो बोलती है कि मन तो करता है इस गली में घुसने से पहले ही एंटी डिप्रेशन खा लूँ। अनुपमा के कैफ़े के अंदर सुबह से इतने ज़्यादा लोग कैसे आ सकते हैं? श्रुति बोलती है इन सब बातों को छोड़ो, वैसे मैंने हमारे कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। श्रुति वेंडर्स की लिस्ट निकालती है और बोलती है कि हम इन लोगों से सामान खरीदेंगे, वो भी ज़्यादा सामान खरीदेंगे और ज़्यादा पैसे देकर खरीदेंगे। प्रेम बोलता है वेंडर्स तो हमने पहले से डिसाइड कर रखे हैं। श्रुति बोलती है लेकिन ये लोग वो वेंडर्स हैं जिनसे अनुपमा सामान खरीदती है। हमें सबसे पहले कंपटीशन घटाना होगा, हम इन लोगों से ज़्यादा पैसे लेकर ज़्यादा सामान खरीदेंगे, तो उस वजह से अनुपमा के लिए इनके पास कोई सामान नहीं बचेगा। प्रेम और राही बस श्रुति को देखने लग जाते हैं। श्रुति बोलती है कि तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैं सिर्फ हमारे कैफ़े के बारे में सोच रही हूँ, तुम दोनों भी कैफ़े के बारे में ही सोचो। प्रेम बोलता है अगर हमें हमारे कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिटर को घुटने पर लाना पड़ेगा तो हम ऐसा ही करेंगे। आगे हम ईशू को देखते हैं जो बंकू के पास आती है। वो बंकू को बताती है कि हम तुम्हारे लिए बुक्स ले आएंगे। बंकू बोलता है मुझे लगा आप भूल गई हो। ईशू बोलती है कि तुम ये सारी बातें छोड़ो, और वैसे भी लाइफ बदलने के लिए है ना, किस्मत का वेट क्यों करना है, तुम खुद जाट लो और सब कुछ बदल डालो। इधर हम अनु को देखते हैं। वो बोलती है कि बंकू क्या हुआ, अभी तक अंश और प्रेरणा आए नहीं। तभी यहाँ पर अंश और प्रेरणा पहुँच जाते हैं। अंश बताता है कि हम जिन वेंडर से सामान लेते हैं ना, उन्होंने प्राइस को डबल कर दिया है। ये सुनकर अनु दिग्विजय हैरान हो जाते हैं। दिग्विजय बोलता है लेकिन अब तक तो सब कुछ ठीक था। तभी प्रेरणा बताती है कि सामने वाले कैफ़े के लोग उन्हीं वेंडर्स से सारा का सारा सामान खरीद रहे हैं, वो भी डबल कीमत देकर। किंजल बोलती है क्या प्रेम और राही जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? अंश बताता है कि हाँ, वो लोग हमसे हमारा सपोर्ट सिस्टम छीनना चाहते हैं। दिग्विजय बोलता है वो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हमें पीछे खींचना चाहते हैं। तभी यहाँ पर बंकू बोलता है कि दुनिया में कई सारी दुकानें होती हैं और आसपास भी होती हैं जो एक जैसा सामान बेचती हैं।
माही बोलती है कि इन लोगों को इतनी सी बातें समझ नहीं आ रही क्या। किंजल बोलती है कि इन सब में भी श्रुति की ही चाल होगी। अंश बोलता है लेकिन फिर भी जो कुछ हो रहा है उसके पीछे प्रेम और राही का ही हाथ है। ये दोनों ही तो सब कुछ कर रहे हैं ना, हमें उनको जवाब देना होगा अनुमा। अनु बोलती है क्या। अंश बोलता है कि अनुमा आप उनसे कितना ही प्यार करती हो लेकिन वो दोनों आपसे सिर्फ नफरत करते हैं। अंश बोलता है अनुमा वो आपसे युद्ध लड़ना चाह रहे हैं और युद्ध में जवाब देना पड़ता है। अनु बोलती है उनके लिए ये युद्ध होगा लेकिन मेरे लिए नहीं है और ना ही कभी होगा। अनु बोलती है सामने वाला चाहे कुछ भी करे लेकिन तू सोच, तुझे जीतना है ना तो सबसे पहले तुझे अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। तो ये देखना, ये जो चक्रव्यूह है, चाल है, जो कुछ भी है, हमें इससे बाहर कैसे निकलना है इसके बारे में सोच। दिग्विजय बोलता है हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि हमारा कैफे कैसे चलेगा। प्रेरणा बोलती है लेकिन ऐसे कैफे कैसे चलेगा अगर दुगुने पैसे देने पड़ेंगे। अनु बोलती है कि किसने कहा दुगुने पैसे देने पड़ेंगे। अंश बोलता है क्या। अनु बोलती है अभी तुम लोग बोल रहे थे मार्केट में कई सारी दुकानें होती हैं जिन पर एक जैसा सामान मिलता है, वहाँ पर भी तो इन सब चीज़ों को लेकर कंपटीशन होता है ना। तो फिर तुम देखो, एक दुकान वाले ने दाम बढ़ाया होगा, उसके पास वाले ने बढ़ाया होगा, लेकिन सब लोगों ने दाम नहीं बढ़ाया है। हो सकता है कि मार्केट के अंदर सभी लोगों ने दाम बढ़ा दिया हो, लेकिन सिर्फ एक ही मार्केट थोड़ी ना है, और भी मार्केट होंगे। हम और जगह ढूंढेंगे, वहाँ पर भले ही हमें छोटी दुकान मिल जाए लेकिन हम उनसे बात करेंगे कि वो हमें सीधा फैक्ट्री से लाकर सामान दे। उनके यहाँ भी मुनाफा होगा और हमारे यहाँ भी सामान आ ही जाएगा। देखो अंश, सिर्फ एक ही दरवाज़ा बंद हुआ है तो बार बार उस पर धक्का देकर हमें उसे खोलने की कोशिश क्यों कर रही है। हम दूसरा दरवाज़ा भी तो खटखटा सकते हैं। ट्रेना बोलती है आपकी बातें तो बिल्कुल सही है, सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी बंकू दौड़कर अनु के पास आता है। वो बताता है कि अनु दीदी पानी नहीं आ रहा, इतने सारे बर्तन पड़े हैं, कैसे साफ़ करूँगा। दिग्विजय बोलता है पाइप में कोई गड़बड़ होगी, मैं अभी जाकर देखता हूँ। इधर हम देखते हैं कस्टमर बोल रहे होते हैं कि हमारे कॉलेज का टाइम हो गया है, प्लीज़ जल्दी हमारा खाना दे दो। अनु श्रुति की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर हम श्रुति को देखते हैं, वो बोल रही होती है कि बिजनेस सिर्फ दान पुण्य करके नहीं बढ़ाया जाता और ना ही उससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। चलो अब हम भी देखते हैं अनुपमा, तुम बिना किसी वेंडर के, बिना पानी के तुम अपना कैफ़े कैसे चला लोगी। यहाँ हम देखते हैं अनु के कैफ़े से लोग बाहर निकल जाते हैं और प्रेम के कैफ़े में जा रहे होते हैं। इधर श्रुति तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ बंकू और ईशू होते हैं जो काफ़ी अपसेट होते हैं। राही और प्रेम भी बाहर की तरफ आ जाते हैं। राही बोलती है कि उस कैफ़े के लोग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं। श्रुति बताती है कि सिर्फ अच्छा खाना बनाने से कैफ़े नहीं चलता है, टाइम पर कस्टमर को सर्व भी करना होता है। प्रेम बोलता है राही वैसा अच्छा ही है, हमारा ही फ़ायदा होगा, हमारा कैफ़े अच्छा चलेगा। तभी यहाँ पर मोटिबा और गौतम भी पहुँच जाते हैं। मोटिबा बोल रही होती है कि वैसे टिंकू कैसा चल रहा है सब कुछ। प्रेम बताता है सब अच्छा चल रहा है। मोटिबा बोलती है हम किसी काम से आए थे तो मैंने सोचा कि तुम्हारे कैफ़े पर आकर कॉफ़ी पी लेते हैं। प्रेम बोलता है मोटिबा ये आपका ही कैफ़े है। इधर हम देखते हैं सारे कस्टमर अनु के कैफ़े को छोड़कर राही और प्रेम के कैफ़े की तरफ आ रहे होते हैं। मोटिबा बोलती है ये सब क्या चल रहा है। श्रुति बोलती है कि आज तो इन कस्टमर को पता चल गया है कि हमारा कैफ़े बेस्ट है, कल को अनुपमा को भी पता चल जाएगा। मोटिबा बोलती है कि चलो सब लोग अंदर की तरफ चलते हैं। तभी यहाँ पर बा और बाकी के लोग आ जाते हैं जो कि घर से पानी की पाइप लेकर आते हैं। यहाँ पर अनु और बाकी के लोग बाल्टियों से पानी कैफ़े तक पहुँचा रहे होते हैं। राही बोलती है कि क्या हुआ, इन लोगों के कैफ़े में पानी नहीं आ रहा क्या। गौतम बोलता है कि नहीं आ रहा होगा, किसी ने लाइन काट दी होगी। राही बोलती है लेकिन ऐसा यहाँ पर कौन कर सकता है। गौतम को तो पता होता है कि श्रुति के अलावा ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन राही ये समझ नहीं पाती। इधर मोटिबा बोलती है कि ये साफ फैमिली भी बड़ी अजीब सी है। जब लड़ाई करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि दुश्मन है ना कितने बुरे हैं, लेकिन जब एक साथ होते हैं ना तो अब देखो ये 9 नहीं सिर्फ 1 लग रहे हैं। मोटिबा और बाकी के लोग अनु और बाकी लोगों को देख रहे होते हैं। तभी अनु के यहाँ पर कुछ कस्टमर आते हैं। वो बोलते हैं कि कैफ़े चालू है क्या। अनु बताती है कि कैफ़े चालू है, लेकिन क्या है ना पानी की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मुझे 15 मिनट दोगे तो मैं सब कुछ साफ़ करके आपके लिए फ्रेश खाना बना दूँगी। कस्टमर बोल रहे होते हैं कि झूठ तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन आपने आते ही सच सच बता दिया है। कुछ लोग तो 10 मिनट का नाम लेकर आधे आधे घंटे वेट करवाते हैं। इधर वो लड़की बोल रही होती है कि आंटी पानी और बिजली की प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती, आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। हम यहाँ पर लव यू जिंदगी कैफ़े का और अनु की किचन के नाम को सुनकर आए हैं। इन दोनों को सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और अब आए हैं तो आपके हाथ का बना हुआ खाना खाकर जी जाएंगे। कस्टमर बोलते हैं कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, हम यहाँ पर वेट ज़रूर कर लेंगे। इधर हम देखते हैं मोटिबा, श्रुति, इन सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु के कैफ़े में फिर से लोग आने लग जाते हैं। ये देखकर अनु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर श्रुति तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो सोचती है कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया लेकिन फिर भी इस कैफ़े में भीड़ कम नहीं हो रही। इधर हम देखते हैं सब लोग खुश होते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। अनु डॉक्टर को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है।
वो बोलती है डॉक्टर भाई आप यहाँ पर। वो डॉक्टर बता रहा होता है कि हाँ मैंने सोचा कि मैं भी एक बार दिग्विजय से आकर मिल लेता हूँ आपसे और जयू से भी मिल लेता हूँ। अनु बोलती है मैं अंदर चलकर खाने की तैयारी करती हूँ, आप लोग बस जल्दी से अंदर आ जाइएगा। अनु दिग्विजय सब लोग काफ़ी खुश होते हैं डॉक्टर को यहाँ पर देखकर। इधर हम देखते हैं दिग्विजय और डॉक्टर दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वो सामने से मोटिबा को और गौतम को बाहर निकलते हुए दिखते हैं। डॉक्टर जैसे ही गौतम और मोटिबा को दिखता है तो बोलता है कि मैंने इन दोनों को कहीं तो देखा है। इसके बाद डॉक्टर बताता है कि मैंने इन दोनों को सालगोंडा में ही देखा था। ये दोनों वहाँ पर तुम्हारे बेटे रणविजय से बात कर रहे थे, इन दोनों के साथ इनका लॉयर भी था। यहाँ पर दिग्विजय को सब कुछ समझ आ जाता है जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मोटिबा का और गौतम का हाथ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोटिबा घर आ जाती है। यहाँ पर ख्याति बोलती है कि वाह आप गोवा क्यों गई थी क्या। तभी यहाँ पर दिग्विजय पहुँच जाता है। वो बोलता है कि आप मुझे तो जवाब दे सकती हैं, आप सालगोंडा क्या करने गई थी। मोटिबा बोलती है मैं कुछ नहीं बताने वाली और हम वहाँ नहीं गए थे। दिग्विजय बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप और ये गौतम और आपका लॉयर आप लोग मेरे बेटे रणविजय से मिले थे। आप उसके साथ हाथ मिलाकर मुझे और अनुपमा जी को बर्बाद करना चाहती है, तभी वहाँ पर गई थी ना। गौतम बोलता है कि मैं वहाँ नहीं गया था और ना ही ये वहाँ गई थी। गौतम हाथ उठा रहा होता है, तभी दिग्विजय गौतम का हाथ मरोड़ देता है और बोलता है कि तुम चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है सालगांव डैम से मैं यहाँ आ गया हूँ मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। वहाँ पर अभी भी मेरे दोस्त हैं और उन्होंने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया है। सो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं।